हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट पार्ट में हमने आपका स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया। ठीक से हमने रिवाइज कर लिया। उसके अलावा कोई डाउट है तो आप लोगों ने कमेंट्स कर ही दिए थे और आगे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जिन्होंने भी नहीं देखा है। चैप्टर 2 कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, तो चैप्टर 2 में आ गया हूँ मैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। गाइस, फर्स्ट चैप्टर में हमने कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करी थी, जहां पे हम प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा की बात कर रहे थे। राइट, प्राइमरी डेटा किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हो और उसके अलग अलग मेथड्स देखे हमने। सेकेंडरी डेटा जो हम किसी और का कलेक्ट किया हुआ डेटा जो हम यूज कर रहे थे, उस डेटा को यूज करते वक्त कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे चैप्टर 2 में प्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जा रहा है। गाइस, लास्ट चैप्टर में ही हमारी बात हुई थी कि डेटा जो है वो दो तरह का होता है। एक आपका क्वांटिटेटिव डेटा होता है और एक क्वालिटेटिव डेटा होता है। अब इस दो तरह के डेटा में हम बात करेंगे कि किस टाइप के डेटा को प्रेजेंट किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव वेरिएबल में दो टाइप्स हमने देखे थे, एक जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है और दूसरा जो कंटीन्यूअस वेरिएबल हो जाता है। राइट राइट, सो डिस्क्रीट वेरिएबल वो जिसको आप एग्जैक्ट नंबर्स में बता सको। किसी चीज को आप जब एग्जैक्ट नंबर्स में बता सकते हो तो वो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे किसी चीज की प्राइस 100 रुपीज प्राइस है तो ये आपका डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया। क्लास में कितने स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स, तो भाई डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया। लेकिन अगर मैं हाइट ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो आप वहां पे एग्जैक्टली नहीं बोल पाओगे, बिकॉज वो तो रोज चेंज होती है यार, आप कैसे बताओगे। ठीक है, तो जब आप हाइट ऑफ स्टूडेंट की बात करोगे तो आप एक रेंज बताओगे, आप एक क्लास बताओगे कि सर 5 फीट से लेकर 7 फीट में इतने लोग हैं। फिर 7 फीट से ज्यादा वाले जितने भी जो होंगे, कुछ गिने चुने 2-4 लोग होंगे तो वो, और 5 फीट से कम वाले जो होंगे वो। तो इस तरीके से आप जो है दो तरीके से वेरिएबल को क्लासिफाई कर सकते हो। क्वांटिटेटिव वेरिएबल को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटीन्यूअस वेरिएबल। ठीक है जी, ये अपनी स्टार्टिंग में यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में बात हो रही है। आगे चलते हैं, जैसे कि इन्होंने एक छोटा सा टेबल हमें बना के बताया था, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी 8, 10, 12, 16 एंड नंबर ऑफ डेज। तो सर कितने दिन कितनी कितनी डिमांड रही, तो देखो आपको एग्जैक्टली बता दिया उन्होंने कि सर 8 यूनिट की डिमांड है, तो ये आपका डिस्क्रीट वेरिएबल हो जाएगा। 8 यूनिट, 10 यूनिट, 12 यूनिट, तो डिस्क्रीट वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। The method of representing raw data into systematic and short form is called classification। ठीक है, क्लासिफिकेशन करते हैं, बहुत सारा डेटा है उसे प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में हम प्रेजेंट करते हैं, उसे कहा जाता है क्लासिफिकेशन। उसका टेबुलर फॉर्मेट हो सकता है या डायग्राम्स हो सकते हैं, आगे देखेंगे सब कुछ। तो क्यों किया जाता है सब क्लासिफिकेशन, उसके कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे थे। टू रिप्रेजेंट लार्जर डेटा इनटू सिंपल, शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव मैनर। ठीक है, बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा किसी बिजनेसमैन को दे दूं, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है। अगर मैं उसे ठीक से एक रिपोर्ट बना के दे दूंगा तो वो इजीली उसे यूज कर पाएगा। फिर फॉर इजी कंपैरिजन बिटवीन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, डेटा के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग कंपैरिजन में भी इसे यूज कर सकते हैं जब हम उसे क्लासिफाई कर लेंगे प्रॉपर। टू सेव टाइम, मनी एंड लेबर एंड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इजीली, जो हमें उसमें से चाहिए इजीली मिल जाएगा अगर प्रॉपर रिपोर्टिंग हो रही हो। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, दो तरह के बेसिक क्लासिफिकेशन हुआ करते थे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। वही एग्जांपल यहाँ पे उसी तरह का एक डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, क्वांटिटेटिव सारी इंफॉर्मेशन है क्वांटिटी में दे रखी है, इसलिए क्वांटिटेटिव वेरिएबल से कहा गया है। आगे चलते हैं, tabulation of 100 families with reference to their core occupation। तो भाई 100 में से कितने लोग फार्मिंग में, कितने बिजनेस में, मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ। ठीक है ना, इसलिए ये क्वांटिटेटिव डेटा हो गया है। Core occupation of family is a qualitative variable, so it is called classification of qualitative data। जैसे गाइस इसके पहले जब हमने टेबल देखा था तो वहां पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इतने इतने चिल्ड्रन फैमिलीज में,
मतलब जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसे हम क्वांटिफाई इजीली कर सकते थे। तो इस चीज को, इस टेबल को क्वांटिटेटिव डेटा के लिए दिया है। लेकिन जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसी कैरेक्टरिस्टिक की, किसी एट्रीब्यूट के बेसिस पे, ये वर्ड आप याद रखना, एट्रीब्यूट के बेसिस पे हुआ है, तब हम उसे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन बोले हैं। आगे चलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। मैंने आपको जैसे बताया कि एक इसमें डिस्क्रीट डेटा है और एक होता है कंटिन्यूअस। तो पहले डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आपको याद होगा सर, एक पर्टिकुलर वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा है, डेटा में एक पर्टिकुलर वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, उसे फ्रीक्वेंसी कहा गया है। यहाँ पे डेफिनेशन भी है, अ न्यूमेरिक वैल्यू शोइंग द रिपीटिशन ऑफ वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। सर कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन आपके डेटा में कितनी बार रिपीट हुआ, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखा था कि भाई यहाँ पे एग्जांपल में 0 1 3 2 0 3 पूरे नंबर्स दे रखे हैं। तो अब इसमें 1 कितनी बार रिपीट हुआ, अगर आप ये चेक करोगे और आप बोलोगे कि सर 1 तो 5 टाइम्स रिपीट है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 हो जाएगी। इस तरीके से हमने बात करी, ठीक है जी। अब फ्रेंड्स इसके लिए हम एक टैली मार्क्स का कंसेप्ट देखा करते थे। सिंपल सा कंसेप्ट था, उसमें हम लाइंस बनाया करते थे। जैसे कि अगर हम डेटा को ऑब्जर्व करेंगे, अब 0 है तो 0 कितनी बार आया, जितनी भी बार आपको 0 दिखेगा आप एक एक टैली मार्क्स बनाते जाओगे। 4 टैली मार्क्स स्ट्रेट और फिर एक क्रॉस, फिर से 4 स्ट्रेट फिर एक क्रॉस, इस तरीके से हम बनाया करते थे। एंड देन उन टैली मार्क्स के नंबर को टोटल करके हम फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें देखा था। मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपने बिल्कुल भी इन टॉपिक्स की पढ़ाई नहीं की है तो आपको ये वीडियोस जो है वो हेवी जा सकते हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो एटलीस्ट एक बार पढ़ाई कर चुके हैं और अब रिवाइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक कंसेप्ट हमने देखा था, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ऑफ रॉ डेटा इज कॉल्ड रेंज। क्या होता था रेंज? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। इसी तरह के एग्जांपल्स थे। तो शायद यहाँ से ये थोड़ा स्लोली मूव कर पाएगा। ओके, ये ज़्यादा बेटर रहेगा मुझे मूव करने के लिए। ठीक है, तो ये टैली मार्क्स तक हमने देखा था। आगे हम आए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक ऐसा शेड्यूल बनाया हो, एक ऐसा टेबल बनाया हो जिसमें की फ्रीक्वेंसीज दे रखी हो, वेरिएबल की वैल्यूज और उसके साथ फ्रीक्वेंसीज का टेबल अगर दे रखा है, उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। तो डिस्क्रीट की बात हुई, कंटिन्यूअस की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप एक क्लास दे रहे हो कि सर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 10 से लेके 20 के बीच में, फिर 20 से लेके 30 के बीच में हो सकती है, तो ये जो कंसेप्ट हमने बात किया था यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। एक क्लास हुआ करेगी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल। उसके बाद दो कंसेप्ट हमने यहाँ पे देखे थे जो आपको याद रखने थे, लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ अ क्लास एंड अपर बाउंड्री पॉइंट ऑफ अ क्लास। क्या करते थे हम लोग? वैल्यू ऑफ लोअर क्लास लिमिट प्लस वैल्यू ऑफ अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, ठीक है गाइस, ध्यान रखना, लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाय 2, तो अपना लोअर बाउंड्री पॉइंट मिल जाता। और अपर बाउंड्री पॉइंट के लिए सेम क्लास का अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय, ठीक है जी। इस तरीके से हम लोग ये कर लेते हैं। अगर क्लास लेंथ पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लोअर बाउंड्री पॉइंट में क्लास लेंथ को ऐड कर दो तो फिर आप इजीली आपको अपर बाउंड्री पॉइंट मिल जाएगा और एक के बाद एक आपकी क्लासेस बनती जाएगी, ठीक है जी। सर ये क्लास लेंथ क्या है? क्लास लेंथ बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको क्लासेस बना के देता हूँ 10 से 20, 20 से 30, तो सर जो 20 से 30 की मैंने क्लास बनाई, इसमें दोनों नंबर्स में डिफरेंस कितना है? तो सर 30 से और 20 दोनों में 10 का डिफरेंस है, तो आपके क्लास लेंथ जो है वो 10 हो जाएगी। सिंपल, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, काफी हम इस पे डिस्कशन कर चुके हैं, फटाफट कर लेंगे रिवाइज। मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास का कंसेप्ट आपको याद ही है, बहुत इजी, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर लिया। ये दोनों वैल्यूज सेम क्लास की ही लेते हैं, जब हम डिवाइड बाय 2 करते हैं मिड वैल्यू मिल जाएगी।
फिर एक हुआ करता था लोअर बाउंड्री पॉइंट और अपर बाउंड्री पॉइंट। तो सर मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ क्लास लेंथ अगर हम करें तो आपका लोअर बाउंड्री पॉइंट आ जाएगा। अगर मैं आपको 10 से 20 और 20 से 30 बता रहा हूँ तो 10 से 20 में 10 जो है वो आपका लोअर बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा और 20 जो है वो अपर बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा। देखो भाई, जब पहले हमने देखा था डिस्क्रीट का टेबल, तब 0 से लेके 5 तक ही नंबर्स थे। तो हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने इजीली बनाया। लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स दे रखे हैं ये बहुत ही ज्यादा रेंज के नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप इसमें देखो तो छोटे से छोटा नंबर जो है अराउंड शायद 31 28 है। 28 इज द 27, ठीक है। जहां तक मुझे मेरा ध्यान जा रहा है 27 सबसे छोटा नंबर है और सबसे बड़ा नंबर जो है वो है आपका यहाँ पे 50। तो ये रेंज बहुत लंबी है गाइस। अब आप उसमें 27, 28, 29 इस तरीके से बनाओगे तो बहुत बड़ा टेबल बनेगा। तो इसलिए आपको क्लासेस बनानी पड़ती है, ठीक है। तो डेटा के बेसिस पे डेटा को प्रेजेंट करने के लिए कभी उसे कंटिन्यूअस फॉर्म में और कभी उसे डिस्क्रीट फॉर्म में बताया जाता है। तो हमने देखा था कि सर क्लास कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले रेंज पता करेंगे, सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर, जिससे हमें रेंज मिलता है। रेंज मिलने के बाद हम करते थे क्लास लेंथ को फाइंड आउट करते थे। तो सर रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। और फ्रेंड्स देखो कितनी क्लासेस बनानी है ये जनरली आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर डायरेक्टली नहीं दिया है तो कुछ हिंट तो डेफिनेटली दिया रहेगा कि कितनी क्लासेस आपको बनानी है। तो अब क्लास लेंथ इज इक्वल टू रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है जी। तो ये अपना हुआ क्लास लेंथ की बात। एक बार आपको क्लास लेंथ पता चल गई। अब फ्रेंड्स देखो एक बात बहुत आप ध्यान रख लेना, क्लास लेंथ अगर पॉइंट में आती है उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर आप डिसाइड कर लेना क्लास लेंथ के लिए। जैसे कि यहाँ पे 4.29 आया है तो आप उसको 5 ले लो। तो फिर आप क्लास कैसी बनाओगे, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है। एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एज ऑफ 50 एम्प्लॉयज इन अ स्कूल। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक चीज और आपको नोट करवा देता हूँ मैं। अब यहाँ पे क्लासेस तो डिजाइन कर ली गई है 25 से 30, 30 से 35। फ्रेंड्स देखिए जो पहली क्लास है उसका जो अपर बाउंड्री पॉइंट है, ध्यान से सुनना, पहली क्लास का जो अपर बाउंड्री पॉइंट है यहाँ पे 30 है वो, और नेक्स्ट क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट, अगर ये दोनों नंबर्स इक्वल है, जैसे देखिए 25 से 30 इसका अपर बाउंड्री पॉइंट है 30, ठीक है, और उसके बाद की क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट भी है 30। तो फ्रेंड्स ऐसे में आपकी ये जो क्लासेस है ये एक्सक्लूसिव क्लासेस मानी जाएगी। मतलब अगर आपके वेरिएबल की वैल्यू 30 है तो आप 25 से 30 वाले क्लास में इसे मत लेना, आप इसे 30 से 35 वाले क्लास में इंक्लूड कर लेना, ठीक है जी। इतना आप ध्यान रख लेना। और सर ऐसा नहीं रहा तो आपकी क्लास हो जाएगी इंक्लूसिव, और वहां पे तो आपके पास ऐसा ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि अगर वेरिएबल की वैल्यू 30 है तो उसे कौन सी क्लास में हमें लेना है, ठीक है। वहां पे इंक्लूसिव रहेगा, वहां पे कैसा रहेगा 25 से 30 और उसके बाद में 31 से 35, फिर 36 से 40, इस तरीके से रहेगा। वहां पे कोई नंबर रिपीट ही नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह का और एक एग्जाम्पल था देखा था हमने। अब ये देखिए ये वाला जो क्लासेस है ना 10 से लेके 19, उसके बाद 20 से लेके 29, तो ये है इंक्लूसिव क्लास, बिकॉज यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। देखो द अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास 10 to 19 is not equal to the lower limit of next class 20 to 29, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, ये है इंक्लूसिव क्लासेस। एक होता था एक्सक्लूसिव जो हमने ऊपर देख लिया, बाकी सब चीजें सिंपल है। ओके फ्रेंड्स एक चीज जो थी वो खास थी हमें देखनी थी कि सर अगर हमें इंक्लूसिव क्लासेस को एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो भाई बहुत इजी है। देखो आपकी जो फर्स्ट जो क्लास है उसका अपर बाउंड्री और नेक्स्ट क्लास का लोअर बाउंड्री ये दोनों को प्लस कीजिए और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे अपर बाउंड्री आपका था कितना, फर्स्ट क्लास में अपर बाउंड्री है 19 और लोअर बाउंड्री है 20।
ये दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 20 माइनस 19 होता है 1, और ये जो 1 है इसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए आप, तो ये हो गया आपका 0.5। अब फ्रेंड्स क्या करें, हर लोअर बाउंड्री में 0.5 लेस करें और हर अपर बाउंड्री में 0.5 ऐड कर दीजिए। आपकी जो क्लासेस है वो आपके एक्सक्लूसिव क्लासेस बन जाएंगे। ठीक है जी। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 0.5 है, हर लोअर बाउंड्री, हर क्लास की लोअर बाउंड्री में 0.5 माइनस किया और हर क्लास की अपर बाउंड्री में 0.5 प्लस किया। इस तरीके से आपका काम हो जाएगा, इंक्लूसिव में से एक्सक्लूसिव क्लासेस आपकी बन जाएगी। ठीक है जी। आगे चलते हैं, मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं आपको, मिड वैल्यू बहुत इजी है सर, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, और कुछ नहीं था इसमें डिस्कशन जैसा। ठीक है, क्लास लेंथ भी मैंने आपको बताया कि सर अगर 10 से 20 है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, कितने वेरिएबल्स ये कवर कर रहा है सर, 10 से लेके 20 तक, मतलब बीच में कितने वेरिएबल्स है 10, तो 10 आपका क्लास लेंथ होता है। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दिया, कोई एक वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा है वो आपका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है। अब जैसे यहाँ पे क्लास है 0 से 20, अब अगर आपका गिवन वेरिएबल 10 है तो ये 0 से 20 की फ्रीक्वेंसी में 1 हो जाएगा। फिर दूसरा वेरिएबल 19 है तो फिर से आपका फ्रीक्वेंसी प्लस 1 हो जाएगा, बिकॉज कि 0 से 20 में ही वो नंबर आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद एक खास चीज थी फ्रेंड्स, जो आपको अभी तो काम आ ही रही है, लेकिन फ्यूचर में जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक, जब तक आपका स्टैटिस्टिक्स आता रहेगा तब तक ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको काम आता रहेगा। ठीक है जी। क्या करते हैं सर इसमें, कुछ नहीं, ये बहुत इजी है, इतना सिंपल है कि क्या बताऊं आपको। इसमें जो आपका फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज होती है इनको आपको प्लस प्लस करते हुए जाना है। जैसे देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0, उसमें 10 है, फिर 1, 25, 2 में 12, 3 में 3। तो अगर मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है तो मैं सबसे पहले 10 से स्टार्ट करूंगा, 10 लिखूंगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू में मैं क्या करूंगा 10 प्लस 25, उसके बाद की फ्रीक्वेंसी उसमें प्लस कर दूंगा तो 35 हुआ, फिर उसमें प्लस 12 कर दूंगा नेक्स्ट टाइम के लिए तो 37 हुआ, और प्लस 3 करूँ 40 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, आपको समझ जाएगा। देखिए तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई है हमने, हर क्लास की फ्रीक्वेंसी में उसके अर्लियर क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया है और उससे हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गया। ठीक है जी, ये होता है आपका लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सर मोर देन टाइप क्या है, देखो गाइस, अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्लस प्लस करते हुए कॉलम बना लोगे तो लेस देन टाइप, और अगर आप लास्ट से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ जाओगे तो फिर वो आपका मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखो लास्ट में 3 है, फिर उसके ऊपर नेक्स्ट तो 3 प्लस 12 किया, फिर उसके ऊपर वाला और प्लस किया तो 3 प्लस 12 प्लस 25 है। इस तरीके से ये आपका मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। इसके मायने क्या होते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी बातें हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, वो सब यहाँ पे बातें करूंगा तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो मुझे सिर्फ कंसेप्ट आपको याद दिलाने हैं। ठीक है, तो ये अपना बाकी तो एग्जांपल्स है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप समझ गए हैं। ये सारे एग्जांपल्स जो भी हमने क्लास में सॉल्व कर लिए थे। अब फ्रेंड्स एक चीज जो है जो आपको समझने जैसी है यहाँ पे, सर अगर मुझे क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्वेश्चन में आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो आप क्या उसमें से नॉर्मल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन में लोअर बाउंड्री पॉइंट 25, तो उसमें है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100, और लोअर बाउंड्री पॉइंट अगर 30 है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका हो गया 96। इसका मतलब ये मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सीन चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो लोअर बाउंड्री अगर 25 है तो आपका पहला जो ग्रुप बनेगा, क्लास बनेगा, वो बनेगा 25 से 30, ये तो समझ गए ना। और 25 से 30 में कितने लोग हैं सर, सर देखो
30 लोग जो लोअर बाउंड्री 30 है उसके आगे 96 है और 25 के आगे 100 है, तो सर इसका मतलब वो जो 96 है वो 25 के आगे तो है ही, तो फिर 25 से 30 के बीच में कितने होंगे? ऑफ कोर्स ये दोनों का डिफरेंस, तो आप 100 माइनस 96 कर लोगे तो आपको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी। फिर नेक्स्ट टाइम आप 96 माइनस 87 कर लोगे, फिर आपको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सब बातें हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में करी है। ठीक है, तो अगर आपको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो उसमें से आपको ये आना चाहिए कि आप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल बना सको। ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। मिड वैल्यू सेम थिंग्स। ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन देख के जाना चाहिए आपको। एक्सरसाइजेस भी हमने सॉल्व करी थी। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक हमने जो बात करी वो हमारी बात हुई है क्वांटिटेटिव डेटा के क्लासिफिकेशन। अब अगर क्वालिटेटिव डेटा की बात आती है तो उसमें क्लासिफिकेशन कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है दो तरह के क्लासिफिकेशन है। सर ये डेटा आप क्वालिटेटिव डेटा टेबुलर फॉर्म में बता सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, आप एक सिंपल टेबुलेशन करो, या फिर आप थोड़ा ज्यादा डेटा शो करने के लिए मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, दो तरह के थे। ये बहुत खास चीज थी, बहुत मजा आया था हमें, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगा था आप लोगों को स्टार्टिंग में, लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है आप लोगों को बाद में समझ में आ गया था। ठीक है, तो देखिए गाइस ये बहुत एक लॉजिकल गेम था पूरा, कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है, सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है, बस आपको उसको एक टेबल में प्रेजेंट करना है। लेकिन कुछ लोगों से ये होता नहीं है, ये बड़ा कुछ लोगों के लिए बहुत ट्रिकी हो सकता है। अगर एक बार आपको समझ गया है तो फिर आप इजीली कर पाओ। ठीक है, मैंने आपसे इससे रिलेटेड क्या बात करी थी, मैंने आपको बोला था कि आप वर्किंग नोट्स बनाते जाना हर पॉइंट के लिए। यहाँ पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा था, पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी थी, सर सिक्योरिटी के कितने लोग, पियोन के, क्लर्क के, मैनेजर के कितने लोग, ये सारी बातें दे रखी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जब मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन की बात आएगी तब दिक्कत आएगी। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, on the basis of study of different branches of Cooperative Bank of Ahmedabad City, following information is given, 20 employees working as security, उसमें से तो 20 वर्किंग एज सिक्योरिटी, उसमें से 6 फीमेल्स है तो बाकी के मेल्स होंगे, ऐसा इतना आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, राइट। 30 प्यून्स है, उसमें से 10 फीमेल्स है तो बाकी के 20 मेल्स होंगे सर। तो ये सारी चीजों के आप वर्किंग नोट्स बना लेना, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्टली टेबल बनाने जाओगे ना तो आपकी मिस्टेक होने के चांसेस है। ये सारी बातें आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, आपके लॉजिक पे रहेगी। सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको कह रहा हूँ, सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी होगी, थोड़ा सा लॉजिक यूज करके टेबल आपको बनाना है। ठीक है, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कैसे है, तो सर देखो डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय, सिक्योरिटी पर्सन कितने हैं, टोटल 20, लेकिन सर हमने उसमें भी क्लासिफिकेशन कर दिया कि टोटल 20 में मेल कितने और फीमेल कितने, तो इसीलिए हमने बोला कि सर ये मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसके बिना आपको ये नहीं आ सकता। ठीक है, अगर जिनको कुछ भी नहीं, इसमें बिल्कुल भी ग्रिप नहीं आ रही होगी तो मुझे बता देना आप लोग, मैं आपको इसके लिए एक स्पेशल सेशन कंडक्ट करवा दूंगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन, वैसे मैंने आपको ये 3 से 4 बार ऑलरेडी क्लास में करवाया था। ये सारे क्वेश्चन मैं कुछ नहीं कर रहा था, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे वर्किंग नोट्स बनाता था, और फिर हम लोग वर्किंग नोट के बाद उसे टेबल में इंफॉर्मेशन को पुट कर देते थे। ठीक है जी, देखिए क्लासिफिकेशन, फिर मैनीफोल्ड और क्लासिफिकेशन है। देखिए मल्टीपल मैनीफोल्ड बोल सकता हूँ शायद, तो जेंडर में मेल फीमेल, और मेल फीमेल में भी मैरिड या अनमैरिड, इस तरीके से मल्टीपल क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे करना पड़ सकता है क्वालिटेटिव डेटा के प्रेजेंटेशन में। ठीक है जी, बहुत इजी था, अगर आपको एक बार में समझ गया बहुत इजी था। ठीक है, फिर कुछ टैब्यूलेशन से रिलेटेड थियरी थी कि सर हम टेबल में क्यों लिखे, तो भाई इजी प्रेजेंटेशन हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, प्रिसाइजली हो जाएगा कम स्पेस में। ठीक है, और टेबल में से सामने वाले को जल्दी से उसका यूजफुल डेटा भी मिल जाएगा,
एज कम्पेयर टू आप पैराग्राफ लिख के दोगे तो वो कब पढ़ेगा और कब उसे यूज करेगा। और उस ऊपर से फ्रेंड्स देखिए, ये अगर टेबल होता है तो इन्फॉर्मेशन साइड बाय साइड रखी होती है कि टोटल मेल्स कितने, फीमेल्स कितने। अब जैसे पहले केस में सिक्योरिटी पर्सन 14 मेल है और 6 फीमेल्स है, तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी जॉब ओपनिंग आएगा तो ये लोग सोच सकते हैं ना कि भाई सिक्योरिटी पर्सन में 14 मेल्स तो ऑलरेडी है, तो अब हम फीमेल्स को जॉब देंगे, इस तरीके से। ठीक है। यूजेस ऑफ टेबुलेशन, ये वाला पॉइंट आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है। द टाइम, मनी एंड लेबर रिक्वायर्ड फॉर द स्टडी अंडर कंसिडरेशन इज सेव्ड। काफी आपका टाइम सेव होता है, क्योंकि एक बार आप टेबल बना दो तो आपका डेटा जो है परफेक्टली सेट हो गया है और अब आप वो इन्फॉर्मेशन को आराम से यूज कर सकते हो। डेटा का एनालिसिस बहुत इजीली हो सकता है, कंपैरिजन बहुत इजीली हो सकता है। गाइडिंग रूल्स फॉर टेबुलेशन, ये सारे बहुत सिंपल सी चीजें थी जो हमने डिस्कस करी थी, आप देख लेना, इसलिए ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बहुत इजी चीज है। ठीक है। गाइडिंग रूल्स फॉर टेबुलेशन, कुछ खास एग्जांपल्स थे, इसको हम ऑलमोस्ट 3 से 4 बार क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। आपको जरूरत पड़े तो आप बता देना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो आपको बना दूंगा, या फिर लाइव क्लासें हम लोग कंडक्ट कर लेंगे। बाकी ये चीज बहुत इजी है, आराम से आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें फ्रेंड्स एक और पार्ट इसमें आया था जहाँ पे डायग्राम की बात हो रही थी। देखिए अभी तक हमने प्रेजेंटेशंस किए, टेबुलेशन किया, टेबल्स में हमने इंफॉर्मेशन को बताया, लेकिन क्या हम डायग्राम्स में भी इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हो फ्रेंड्स। बड़ी बड़ी कंपनीज में जो उनके सीईओज होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक एक इंफॉर्मेशन देखें, वो तो डायग्राम से ही पता कर लेते हैं, उन्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उन्हें डायग्राम से ही मिलता है। ठीक है जी। तो ये अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही काम आता है। कुछ इंपॉर्टेंस के पॉइंट, डायग्राम रिप्रेजेंट्स द डेटा इन अट्रैक्टिव, सिंपल एंड कंसाइज फॉर्म। These characteristic of data expressed by diagrams are remembered for the longer time. सर एक जो विजुअल इफेक्ट मिलता है ना डायग्राम से, इससे क्या होता है कि ये ज्यादा अच्छा इसका इम्पैक्ट मिलता है और आपको ज्यादा यूजफुल हो जाता है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो डायग्राम है विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अच्छी तरह से इसको पढ़ के जाना है। Diagrams are very useful for conveying the message related to social reform. तो कोई भी डिफरेंट इंफॉर्मेशन है उसे हम डायग्राम में प्रेजेंट करें तो इजीली लोगों को वो समझ में आ सकती है। ठीक है। कुछ लिमिटेशंस बताए थे कि सर अगर आपने डायग्राम प्रॉपरली एक्यूरेटली नहीं बनाई तो ये मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान से बनाना चाहिए और पब्लिक को ये प्रॉपरली समझ में आए इस तरीके से बनाना चाहिए। There is a loss of accuracy of data by death, diagrammatic representation। अब देखो गाइस, अगर करोड़ों की इंफॉर्मेशन हो, करोड़ों रुपए से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हो, सेल्स की इंफॉर्मेशन हो जो कि क्रॉस में थे, 500 करोड़ की किसी कंपनी के सेल की इंफॉर्मेशन मैं कुछ ग्राफ बना के शो कर दूं तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी तो जाएगी ना। मैं एक एक रुपए का हिसाब नहीं बता सकता हूँ डायग्राम में, मैं तो सिर्फ एक रेंज बता दूंगा कि कैसे सेल इंक्रीज हुआ, कैसे डिक्रीज हुआ, इस तरह। टाइप्स ऑफ डायग्राम देखे हमने, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड पिक्टोरियल डायग्राम। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। 1 डायमेंशनल, आप सिर्फ ये नाम याद रख लेना। 1 डायमेंशनल में कौन से है, आपको कुछ सिंगल वन मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि एनलिस्ट द नेम्स ऑफ 1 डायमेंशनल डायग्राम। तो बार डायग्राम जो हम ग्राफ पेपर पे बना लेते हैं, मल्टीपल और एडजेसेंट बार, सिंपल डिवाइडेड बार और परसेंटेज डिवाइडेड बार। बहुत इजी है डायग्राम, हमने क्लास में बनाए थे, आपको याद होगा, आपने मुझे बोला भी था, बहुत मजा आ गया, परफेक्टली समझ में आ गया था सब कुछ। तो फिर बार डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें सिंगल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा पे वर्कआउट करते हैं। ये जो डायग्राम है ये एक ही कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपके फैकल्टीज दिए हुए हैं, अब जैसे फैकल्टी है 8, तो 8 में कितने स्टूडेंट, 500। तो आपका ये जो बार डायग्राम है, सिंपल बार डायग्राम, ये इतना ही बता पाएगा कि सर 8 में 500 स्टूडेंट है। अब अगर मैं ये पूछूं कि 500 स्टूडेंट में गर्ल्स कितने और बॉयज कितने, तो वो नहीं बता सकता। ठीक है, इसलिए बोला कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक बता पाएगा। ठीक है जी, बहुत सिंपल वे में इसको हम लोग क्या करते थे, एक्स और वाई के ऊपर हम डेटा को शो कर देते थे। फ्रेंड्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे एक्स बार पे, एक्स एक्सिस पे आपको शो करना है,
इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपको वाई एक्सिस पे शो करना है, तब आपकी इस तरीके से डायग्राम बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो फैकल्टीज है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है उसे हम वाई एक्सिस पे शो करेंगे। बहुत ही सिंपल डायग्राम जो है वो यहाँ पे अपनी बन सकती है, शॉर्ट टाइम में बनती है, बहुत सारे इसमें मार्क्स भी अच्छे से मिल जाते हैं। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि आप इसमें जो मेजरमेंट्स है वो प्रॉपर रखना। देखिए दो बार्स के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, और बार के जो साइज है, बार का जो विड्थ है, विड्थ लेंथ तो अलग अलग रहेगी क्योंकि वैल्यू के हिसाब से, लेकिन जो विड्थ है वो परफेक्टली रहनी चाहिए। और ऊपर स्केल लिखना मत भूलना कि सर वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 लाख रुपए और एक्स एक्सिस पे ईयर वाइज हम बता रहे हैं। याद रखना एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताया जाता है और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल बताया जाता है, ठीक है जी। अब देखिए गाइस, मल्टीपल बार डायग्राम में आप एक साथ दो बार्स बनाएंगे कोई पर्टिकुलर फैकल्टी के लिए। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि साइंस में 500 स्टूडेंट है, उसमें से बॉयज कितने गर्ल्स कितने, वो तब हमें सिंपल बार डायग्राम में समझ नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे जब आप मल्टीपल बार बनाते हो तब आप बॉयज के इंफॉर्मेशन के लिए अलग बार और गर्ल्स की इंफॉर्मेशन के लिए अलग बार, तो आप मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहे हो डायग्राम में, राइट। अब जैसे यहाँ पे फैकल्टी साइंस, नंबर ऑफ बॉयज 500, नंबर ऑफ गर्ल्स 400, पता चल गया हमें इस तरीके से। देखो गाइस, ये जो बार डायग्राम बनाई जाती है इसमें आपको डेटा जो है वो डेटा को आपने डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर व्हाटएवर दोनों में से कोई एक चीज आपने करनी चाहिए। इसको प्रॉपर ऑर्डर में सेट करके फिर डायग्राम बनाना चाहिए, तभी डायग्राम जो है वो ज्यादा यूजफुल हो पाएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर आप नंबर ऑफ बॉयज जो है उसे आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर रहे हो तो नंबर ऑफ गर्ल्स को फिर उनके नंबर्स के साथ ही रखना। आप दोनों को सेट मत कर देना, अदरवाइज तो पूरा डायग्राम आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। दोनों इंफॉर्मेशन में से बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज या नंबर ऑफ गर्ल्स, दोनों में से किसी एक ही इंफॉर्मेशन को आपको, अब जैसे देखो नंबर ऑफ बॉयज को आप असेंडिंग ऑर्डर करोगे तो मेडिकल के स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे आएंगे, उनका बार पहले। अब मेडिकल में बॉयज 100 तो साथ में गर्ल्स 100, वो तो लिख ही देना। अब वहां पे अलग से सेट मत कर देना उसको, अदरवाइज तो वैल्यूज ही पूरी इंटरचेंज हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब बॉयज के लिए अलग डिजाइन और गर्ल्स के बार जो है उसके लिए अलग, बॉयज के लिए जो बार्स बनाए हैं अलग और गर्ल्स के लिए जो बार्स बनाए हैं वो अलग, ठीक है। तो उसका डिजाइन उनका इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है मल्टीपल बार डायग्राम। बेसिक रूल्स हमेशा ध्यान रख लेना। सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम, गाइस ये सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम मुझे बहुत पसंद आता है। इसका कंसेप्ट ऐसा है कि आप जो है डेटा को डिवाइड कर रहे हो अलग अलग पार्ट में, एक मेन डेटा है और उसका फिर सब डिविजन आप कर रहे हो। अब वो मेन डेटा का टोटल भी मुझे दिखना चाहिए और सब डिविजन भी मुझे दिखना चाहिए उस तरीके से। तो जैसे यहाँ पे फैमिली का डेटा होता है, फैमिली का पूरे मंथ का खर्चा कितना, तो पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे 18,000 रुपए खर्चा है फैमिली ए का टोटल खर्चा। तो उसमें सब डिविजन की फूड का कितना, क्लॉथिंग का कितना, एजुकेशन का कितना, ये सब दिया है। तो हम क्या करते हैं, एक सिंगल बार बना लेते हैं 18,000 के लिए और फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कर लेते हैं। ये क्यों काम आता है सर, दो फैमिलीज के कंपैरिजन करने के लिए काम आएगा। तो टोटल खर्चे का भी कंपैरिजन हो जाएगा और एक एक वेरिएबल जैसे फूड है, क्लोथिंग है, एक एक कंपोनेंट है एक्सपेंस का, उसका भी कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे सर, इसमें है ना हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट लाइन बनाना पड़ेगा। देखो यार, अगर आपके 18,000 रुपए का टोटल खर्चा है फैमिली ए का, तो उन 18,000 के हमें सब डिविजन करने पड़ेंगे ना, कि फूड का इतना, क्लोथिंग का इतना, एजुकेशन का इतना है, ठीक है। तो वो सब डिविजन जो है आप जो है वो बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, स्प्लिट लाइन की वैल्यूज लेकर। वो जो बार बनेगा उसके पार्ट कहाँ से कहाँ करोगे, कितने पार्ट करोगे ये, ठीक है। तो देखिए सबसे हम क्या किया, हमने 18,000 टोटल ले लिया, उसमें से फूड का जितना है वो माइनस कर दिया। तो पहली स्प्लिट लाइन हमें मिल गई 9,900 की वैल्यू पे। फिर उस 9,900 में से क्लोथिंग का एक्सपेंस माइनस कर दिया, हमें दूसरी स्प्लिट लाइन मिल गई 7,200 पे। अब ये स्प्लिट लाइंस के बीच में जो एरिया है वो क्लोथिंग का एरिया हो जाएगा, पहली स्प्लिट लाइन के नीचे जो एरिया है वो फूड का एरिया हो जाएगा।
थोड़ा सा लॉजिक साथ में रखना है ये काम करते वक्त, ठीक है जी। देखो ये बार को जो डिवाइड किया गया है वो स्प्लिट लाइन के पॉइंट से जो हमने ऊपर कैलकुलेट की, हर एक्सपेंस के लिए अलग अलग डिजाइन बनाई है, क्योंकि उसके बिना तो समझ ही नहीं आएगा ना कि कौन सा जो बॉक्स है वो कौन से एक्सपेंस के लिए है। तो इस तरीके से हम सिंगल बार्स बनाते हैं, एक फैमिली के लिए एक बार, और उसके मल्टीपल पार्ट्स कर लेते हैं। आगे आए परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम। फ्रेंड्स सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एक्सपेंस है उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। जैसे 18,000 में 9,000 अगर फूड का खर्चा है तो 9,000 डिवाइडेड बाई 18,000 इंटू 100, तो 50% एक्सपेंस फूड का हो जाएगा। तो ऐसे हम परसेंटेज में डिवाइड करके फिर बार डायग्राम बनाएंगे, डिवाइडेड बार डायग्राम। तो वही चीज है, देखो फ्रेंड यहाँ पे हमने क्या किया, जो खर्चा किया है उसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया और फिर स्प्लिट लाइन बना दिया। स्प्लिट लाइन तो बहुत इजी, आपको पता ही है, आपको अभी समझ ही गया था कि वो स्प्लिट लाइन डिविजन के लिए स्प्लिट लाइन लगेगी। तो परसेंटेज बेसिस पे अब इसमें एक फायदा होगा, पता है क्या होगा यार, परसेंटेज का टोटल तो हमेशा 100 ही होता है ना, तो इसीलिए क्या होगा पता है क्या, इस बार आपके दोनों बार्स जो है उनकी हाइट जो है वो सेम ही रहेगी। देखो दोनों बार की हाइट सेम ही है, क्यों सर, परसेंटेज है और परसेंटेज का टोटल तो हमेशा 100 ही होता है। जबकि आप पहले वाले एग्जाम्पल में देखोगे तो बार की हाइट सेम नहीं है, क्योंकि सर दोनों का टोटल एक्सपेंस अलग अलग है ना, एक का 20,000 एक का 18,000, तो बार की साइज जो है वो आपकी डिफरेंट होगी। अब ज्यादा बेटर कौन सा है, ऑफकोर्स ज्यादा बेटर मुझे लगता है कि परसेंटेज बार डायग्राम होगा, लेकिन फिर भी आपका पर्पस क्या है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है जी। तो ये चीज हमने देखी, अगर लॉस होता है तो जीरो से भी नीचे जाने दिया, मतलब जितनी इनकम है उससे भी ज्यादा खर्चा कर दिया, लॉस हो गया तो फिर तो जीरो निगेटिव में चले गए, इस तरीके से। टू डायमेंशनल डायग्राम्स, 2D अभी तक के हमने जो है वो सारी 1D डायग्राम्स, 1 डायमेंशनल डायग्राम्स देखी। 2 डायमेंशनल डायग्राम्स में जो है वहां पे मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक बताई जाएगी। ऊपर हम लोग सिंगल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे थे, चाहे हम भले ही उसे सब डिवाइड कर रहे थे लेकिन कैरेक्टरिस्टिक तो एक ही था ना। लेकिन लार्जर डिवाइड डेटा कवर करने के लिए 2D डायग्राम्स बनाई जा सकती है। तो 2D डायग्राम्स में सर्कल डायग्राम की बात आई है। सर अगर ज्यादा डेटा है तो बड़ा सर्कल और कम डेटा है तो छोटा सर्कल, इस तरीके से भी अगर हम डायग्राम्स बनाएं तो इसमें इन्होंने कुछ लॉजिक लगाया है। देखो जरूरी नहीं है हर बार आप ये लॉजिक लगाओ, लेकिन इन्होंने लगाया है क्योंकि इन्हें सर्कल का एक रेडियस चाहिए था। आपको रेडियस समझता है ना, सर्कल में आप जब हम सर्कल्स बनाते थे तो उसमें रेडियस देखते थे कि कितना सेंटीमीटर का रेडियस है और फिर उससे सर्कल बनाते थे, तो वो चीज है। तो अब जो वैल्यू दे रखी है 2013 में 3,60,000, अब 3,60,000 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल तो आप बना नहीं सकते ना, तो रेडियस तो उसे छोटा करना पड़ेगा। तो सारे वैल्यूज का स्क्वायर रूट ले लिया और स्क्वायर रूट लेने के बाद सारे वैल्यूज को एक और नंबर से डिवाइड भी कर दिया ताकि बहुत छोटे नंबर आ जाए। तो फिर रेडियस फाइंड आउट किया और उस हिसाब से सर्कल्स बना लिए। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर 2.4 का रेडियस है तो वो 2.8 के रेडियस से छोटा सर्कल दिखना चाहिए, बस इतना है और कुछ नहीं है। कोई काउंट नहीं करने वाला है आपका डिस्टेंस कि भाई आपने सर्कल जो है वो 2.4 सेंटीमीटर का एग्जैक्ट बनाया कि नहीं बनाया, ऐसा कोई नहीं देखेगा, लेकिन डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अब 2015 का सर्कल बड़ा है क्यों, क्योंकि उसमें डेटा ज्यादा है, ठीक है। और पाई डायग्राम में गाइस जैसे हम डिवाइडेड बार बनाए थे उसी तरह से हम डेटा को डिवाइड करते हैं, लेकिन डेटा को प्रेजेंट करते हैं एक सर्कल में। और फ्रेंड्स आपको पता होगा कि सर्कल में जो डेटा होता है उसका टोटल डिग्रीज में आता है 360 डिग्री। जैसे आप परसेंटेज बार में हर एक डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ पे आपको हर डेटा को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर, जो आपकी वैल्यू है डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360, तो आपको डिग्रीज में मिल जाएगा, ठीक है। जो डिग्रीज मिलेगा उन डिग्रीज के एंगल हम सर्कल में बना लेंगे और हर चीज के लिए, हर एक्सपेंस के लिए या हर वेरिएबल के लिए अलग अलग डिजाइन शो कर देंगे, ठीक है। इस तरीके बहुत सिंपल सी चीज है सर। एग्जैक्टली डिग्रीज
पॉइंट टू पॉइंट मैच होना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। आप सिंपल सर्कल बनाओ और डिग्रीज एंगल्स बना दो। लेकिन इतना ध्यान रखो कि अगर कोई 60 डिग्रीज है तो उसका एंगल 50 डिग्री वाले से थोड़ा सा बड़ा तो दिखना चाहिए, मतलब पहली नजर में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि गलत बनाया है। ठीक है जी, तो ये आपका पाई डायग्राम हुआ। इसके अलावा एक बहुत सिंपल सी चीज बताई है। क्या बताया था इन्होंने? ओके, एक मिनट, हमने कुछ मिस तो नहीं किया है? डिग्री वाइज, ठीक है। पिक्टोग्राम, ये से एक लास्ट इसमें पॉइंट ये है गाइस कि कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जो है इसको बेटर प्रेजेंटेशन के लिए पिक्टोग्राम यूज किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जब पॉपुलेशन की बात हो रही थी, तो अब 20,000 लोग हैं, किसी सिटी में 40 है, किसी में 4 लाख लोग हैं। अब इसे कैसे प्रेजेंट करें? तो इन्होंने सोचा कि एक डायग्राम बनाते हैं जो कि एक पर्टिकुलर यूनिट बनेगा। जैसे 20,000 लोगों के लिए एक डायग्राम, तो इसका मतलब अगर 40,000 लोग हैं तो 2 डायग्राम्स। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट किया है। मुझे नहीं लगता ये आपको एग्जाम में पूछने वाले हैं, बहुत बेसिक चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। माइट भी कुछ वो लोग छोटा सा कोई शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बनाए, पर लगता तो बिल्कुल भी नहीं, एक्सपेक्टेड नहीं कि यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो पिक्टोग्राम वाला सीन है, बहुत सिंपल सी चीज है। डेटा को आप किसी एक पिक्चर से शो करते हो और आप बोलते हो कि सर एक डायग्राम मतलब इतना क्वांटिटी। अब जैसे एक डायग्राम के लिए 100 यूनिट, तो अगर 400 यूनिट है तो आप 4 डायग्राम बना दोगे। सिंपल से छोटे छोटे कुछ डायग्राम बनाओगे, जैसे इमोजीज होते हैं या वैसा। ठीक है जी, तो ये आपका हुआ पिक्टोग्राम। ओके, तो चैप्टर 2 है गाइस, यहाँ पे हमारा जो है कंप्लीट हुआ है रिवीजन। थोड़ा सा फास्ट मुझे जाना पड़ा बिकॉज अदरवाइज बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाता। अगर कोई डाउट है आपको कमेंट कर सकते हो, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास मेरे कॉन्टेक्ट नंबर्स है, आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्वेरीज पूछ सकते हो। इसमें से कोई स्पेसिफिक चीज के ऊपर आपको अगर डिटेल्ड रिवीजन चाहिए या फिर से डिस्कशन करना चाहते हो तो वो भी बता देना, वो भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका स्टैट्स का सेकंड चैप्टर जो है वो फिनिश हो रहा है। इसी तरीके से हम लोग थर्ड और फोर्थ चैप्टर भी कवर कर लेंगे बिना किसी टेंशन के। आपका रिवीजन बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं। ओके, तो सी यू, बाय बाय, टेक केयर।